Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Mentorscape, a project by Lean Automation. Today we are going to learn about calculus, the big picture, a look from multiple perspectives. This video is supported by Department of Design and Control, Lean Automation. If you want to learn more about this project, please visit mentors.leanautomation.com. In this video, we are going to learn about what exactly is calculus? Do we really need it? An academic or research perspective. Can it solve the real world problems? Its industrial application, that is PID. ये जानने से पहले कि कैलकुलस है क्या और ये करती क्या है, हम एक सिनेरियो देखते हैं जिसे हम कह देते हैं कि सिनेरियो 1। इसमें हम एक केस बिल्डअप करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक वेल नोन शेप है रेक्टेंगल, हम इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं। हमें पता है इसकी एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। अगर हम इसका फार्मूला यूज़ करें, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास एक सर्कल आ जाता है, हमें पता है सर्कल का एक रेडियस होता है जिसको हम कहते हैं कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस। अगर मैं इसके फार्मूला यूज़ करूं पाई आर स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू प्लग करूं इस फार्मूले में, तो हम एरिया ऑफ द सर्कल मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 है। इसी तरह हमारे पास एक और अगर शेप है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं और हमने इसका एरिया मालूम करना है, तो हमें पता है इसकी एक हाइट होती है जिसे हम h कहते हैं और एक इसकी बेस होती है जिसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये बेस और हाइट की वैल्यू हम डाल दें एरिया के फार्मूला में, तो हम इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। 3 एग्जांपल्स हमने देखी, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। तीनों शेप्स का एरिया का फार्मूला मौजूद था। अगर हमारे पास कोई इस टाइप की शेप आ जाए जिसका हम एरिया मालूम करना चाह रहे हैं और हमारे पास फार्मूला मौजूद ना हो, तब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक और शेप हो इस टाइप की और जिसका हम वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं और वॉल्यूम का फार्मूला भी मौजूद ना हो, इस केस में हम क्या करेंगे? अगर हम एरियाज़ और वॉल्यूम ऐसी शेप के फाइंड करना चाह रहे हैं जिनके फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं? सपोज करें मेरे पास एक कर्व है जिसको मैं एक्स स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे एक्स वाई एक्स प्लेन पे ड्रॉ करूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि एरिया मेरे पास 2 से लेके 5 तक क्या है और मेरे पास फार्मूला मौजूद नहीं है, तो मैंने क्या करना है? इसका सेटअप कैसा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, ये जो साइन आपके सामने है इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये करता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, हम आगे चल के देखते हैं। अगर मैं इसकी लोअर बाउंड्री पे लेफ़्ट साइड पे 2 डाल दूँ, मुझे एरिया चाहिए 2 से लेके 5 तक, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे 2 डालना है और राइट साइड पे मैंने 5 डालना है। अब मैं इसके ऊपर साइन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर 5 ऊपर वाली साइड और 2 नीचे वाली साइड पे डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर रूल अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x³ 3। अब ये x³ 3 आया कैसे, ये हम डिटेल में इसके सारे रूल्स देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें ये जानना है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल मौजूद हो और उसकी कोई पावर है, तो मैंने उस पावर में 1 ऐड कर देना है और वही डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। जैसे कि इस केस में मेरे पास एक्स स्क्वायर था तो 2 + 1 3 और वही 3 नीचे डिवाइड हो गया। अब मैंने लिमिट्स मेरे पास मौजूद हैं 2 से लेके 5 तक, मैंने एरिया मालूम करना है 2 से लेके 5 तक, तो मैं क्या करूँगा, इसमें अपनी वैल्यू प्लग कर दूँगा। मैंने 5³ 3 - 2³ 3 करना है, तो हमें एरिया मालूम हो जाएगा। चलें अब सिनेरियो 2 की तरफ आते हैं। हमारे पास एक कर्व है, उसे हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान चेंज कैसे हो रही है। रेट ऑफ चेंज से मुराद वर्टिकल चेंज क्या हो रही है और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या हो रही है। इसे हम फॉर्मली स्लोप, स्टीपनेस या रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला अवेलेबल है।
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। इस रेट ऑफ चेंज से हम पॉपुलेशन ग्रोथ, कैंसर रेट या कोविड-19 रेट, इस तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली फाउंड आउट करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 वर्टिकल y1, y2 और 2 हॉरिजॉन्टल x1, x2। स्टीपनेस या स्लोप का फार्मूला उसे राइज ओवर रन भी कहते हैं। आम अल्फाज में हम उसे वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज भी कहते हैं कि मेरी y1 से y2 के दरमियान कितनी चेंज आ रही है और x1 से x2 के दरमियान कितनी चेंज आ रही है। मैथमेटिकली अगर मैं y2, y1, x1, x2 की वैल्यू इस फार्मूला में डालूं तो मैं 2 पॉइंट्स के दरमियान रेट ऑफ चेंज या स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज या स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तब ये फार्मूला फेल हो जाता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसी कर्व को हम दोबारा लेते हैं और सपोज करते हैं कि इस कर्व को एक फंक्शन 3x² + 2x + 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल्दो इट्स नॉट एक्यूरेट बट फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग दिस। XY प्लेन पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं और कुछ सिंगल पॉइंट्स देते हैं जिनके ऊपर हमने स्लोप फाइंड आउट करना है बाद में। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कैसा सेटअप होना चाहिए, हमारे पास फंक्शन है 3x² + 2x + 5। अगर हम इसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें जो कि बन जाता है 6s + 2, तो हम एरिया ऑन अ सिंगल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 6x + 2 आया कैसे, इसकी डिटेल हम अपने सिलेबस में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जान लें कि अगर किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें तो वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होती है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और उसी पावर को आप कांस्टेंट या कोफिशिएंट जो है उस वेरिएबल का उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है। इंटीग्रेशन के केस में हमने पावर में 1 ऐड किया था, डेरिवेटिव के केस में हम उसी पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3x² था तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बन गया और 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 2 यहाँ पे उसी तरह आ गया क्योंकि x की पावर 1 थी। जब 1 में से 1 माइनस किया तो 0, एनीथिंग पावर 0 = 1, तो इसलिए यहाँ पे हम x नहीं लेते। f' या y' या dy/dx, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तीनों नोटेशंस हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैंने किसी भी सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव को या स्लोप को या रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करना है तो मैंने उस x की वैल्यू इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यूज़ कर देनी है और मैंने यहाँ पे x = 2 चूज़ किया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को यहाँ पे पुट करूँ तो 6 × 2 + 2, तो मेरे पास यहाँ पे स्लोप एट x = 2 निकल आएगा। अब हम आते हैं थर्ड सिनेरियो की तरफ। हमारे पास एक टेबल है जिसमें x की वैल्यू है 1, 2, 4, 10, 100, 1000, 10,000 और हमारे पास एक फंक्शन है जो कि 1/x के इक्वल है। अगर हम 1 को x पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं लाइक 1, 0.5, 0.25 एंड सो ऑन। हम ग्राफ में ये देख सकते हैं कि इनिशियली y की वैल्यू बड़ी थी, लेकिन जो ही हम x को बढ़ाते गए हैं y की वैल्यू कम होती गई है और 0 के नज़दीक पहुँच गई है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x को बढ़ाएं तो y की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। अल्टीमेटली क्या 1 को अगर मैं किसी बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड कर लूँ तो क्या ये 0 हो जाएगा? बहुत सी टेक्स्ट बुक में हम ये देखते हैं कि बहुत से न्यूमेरिकल्स में हम 1/∞ को, जो कि कंसिडर किया जाता है बहुत ही बड़ा नंबर है, उसको 0 लेते हैं। वेल इनफैक्ट ये अनडिफाइंड है। इस केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जो कि हमने प्रीवियसली स्लाइड में देखा। अगर हम x को बढ़ाते जाएं तो हमारी y की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। बनिस्बत इसके कि हम बोलें कि y एग्जैक्टली 0 हो रहा है, हम एक इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी देन y इज़ अप्रोचिंग टू 0 और 1/x इज़ अप्रोचिंग टू 0। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक टूल होता है जिसकी मदद से जब हम डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर सकें या डायरेक्टली ना बता सकें कि ये 0 अल्टीमेटली किस पॉइंट पे होगा, तो हम लिमिट्स का सहारा लेते हैं।
लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर x को मूव कराएं इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x 0 के बराबर हो जाता है। अब हम अपने सारे सिनेरियोज को समराइज़ करते हैं। पहले केस में हमने इंटीग्रेशन को देखा, हमने ये जाना कि ये सिंपल साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन की मदद से हम ऐसी शेप्स का वॉल्यूम या एरिया मालूम कर सकते हैं जिनका फार्मूला अवेलेबल नहीं होता। दूसरे केस में हमने ये जाना कि डेरिवेशन की मदद से हम सिंगल पॉइंट पे स्लोप या रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं। और f डैश ऑफ x, y डैश ऑफ x, dy ऑफ dx हो या dx और dy हो, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तीसरे केस में हमने लिमिट्स के मतलब जाना। हमने ये जाना कि हम अगर किसी भी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर सकते हों तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। लिमिट्स की मदद से हम किसी भी फंक्शन का बिहेवियर, उसकी डायरेक्शन या किस तरफ अप्रोच कर रहा है ये जान सकते हैं। तीनों केसेस में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी स्मॉल चेंज, स्मॉल पीसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले केस में हमने स्मॉल पीसेस को ऐड अप करना शुरू किया, दूसरे केस में हमने उन्हीं पीसेस को डिवाइड करना शुरू कर दिया ताकि हम रेट ऑफ चेंज को मालूम कर सकें। और तीसरे केस में हमने स्मॉल पीसेस को एनालाइज किया ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारा फंक्शन किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि कैलकुलस है क्या। वेल, कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि हमें कॉन्टीन्यूस चेंज के मतलब बताता है। ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं स्मॉल स्टोन। स्मॉल पीसेस की मदद से हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने अपने तीनों सिनेरियोज में देखा कि इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पीसेस को ऐड अप करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल क्वांटिटी है कितनी। डिफरेंशियल में हम इसका ऑपोजिट करते हैं, हम एक क्वांटिटी को लेते हैं और उसको स्मॉल पीसेस में कट करते हैं ये जानने के लिए कि रेट ऑफ चेंज कैसे अकर हो रही है। और लिमिट्स इज़ ऑल अबाउट अप्रोचिंग। अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज मौजूद है तो हम इंटीग्रल की मदद से क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है तो हम मैथमेटिकल टूल dy और dx या डेरिवेटिव की मदद से रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं। और लिमिट्स में हम फंक्शन का पार्टिकुलर बिहेवियर जान सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ। अभी तक हमने ये देखा कि कैलकुलस को हम टेक्स्ट बुक में कैसे डील करते हैं, लेकिन क्या ये कैलकुलस रियल वर्ल्ड में हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती भी है या नहीं, या जस्ट हम फार्मूला ही यूज़ करते हैं बुक में। जैसा कि हमने जाना कि कैलकुलस चेंज के साथ डील करती है, तो क्या ये चेंज रियल वर्ल्ड में हमारे किसी काम आती है या नहीं आती, किस तरह के प्रॉब्लम्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। चलें देखते हैं। कंसिडर करें हमारे पास एक गाड़ी है जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और इस गाड़ी ने 3 घंटे डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा तो हम स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट थी इसलिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे पास कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना ईजी नहीं है। चूँकि हमारे पास रोड की कंडीशंस ठीक नहीं होती एक जगह पे, या फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकती हैं जिसकी वजह से हम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर हमारी स्पीड वेरी कर रही है तो हमारा यानी कि वेरिएबल आ गया है, उस सिचुएशन में हम प्रीवियस मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी स्पीड वेरी कर रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 25 या कभी 33। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे कैलकुलस हमारी मदद करती है। कैलकुलस हमें कहती है कि अगर हम टोटल वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करें तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम बैलून का वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि बैलून जो है वो स्फेयर की शक्ल से मिलता है और वॉल्यूम स्फेयर का हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि 4, 3 एंड पाई तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है रेडियस के साथ। यानी कि अगर मैं रेडियस को चेंज करूं तो मेरे पास वॉल्यूम भी चेंज होना शुरू करेगा। रियल लाइफ में बैलून जो है वो कभी भी एक साइज़ का नहीं रहता, वक्त के साथ हवा निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि रेडियस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा
जिसकी सूरत में हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज होना शुरू करेगा। यानी कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब, वो इस सूरत में हमारे पास वैलिड नहीं रहती। इस चेंजिंग सिचुएशन को हल करने के लिए हम डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। कैलकुलस में हमें यह बताया जाता है कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करें तो ये केस हम सॉल्व कर सकते हैं। चलें चीज़ों को समराइज़ करते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैलकुलस का एकेडमिक पर्सपेक्टिव क्या है और ये रियल में हमारे पास किस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकता है। हमने जाना कि कैलकुलस कॉन्टिन्यूस चेंज को डील करता है और कैलकुलस के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो टूल्स कैलकुलस के पास हैं उसमें सबसे पहला आता है लिमिट्स, दूसरा डेरिवेटिव्स और तीसरा इंटीग्रल। ये तीनों टूल्स आपस में जुदा जुदा लगते हैं लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिमिट की मदद से हम डेरिवेटिव और इंटीग्रल बना सकते हैं और इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे का कन्वर्स है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरफ। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में केस स्टडी के तौर पे हम पीआईडी कंट्रोलर को लेंगे। पीआईडी कंट्रोलर प्रोसेस इंडस्ट्री में मोर देन 80% इस्तेमाल होता है। पीआईडी कंट्रोलर की ज़रूरत को समझने के लिए हम एक केस बिल्डअप करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका टेम्परेचर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक सेंसर है जिसकी मदद से हम ये जानेंगे कि करंटली हमारी टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। हमारे पास एक वेल्व है जिसको ओपन एंड क्लोज करके इस टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोसेस लूप को हम ऑटोमेटिक बनाना चाह रहे हैं तो हम पर्सन को रिप्लेस कर देते हैं पीआईडी कंट्रोलर से, जो कि दो इनपुट्स लेगा, एक सेंसर से और दूसरा सेट पॉइंट। सेट पॉइंट से हम मुराद हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है। एक इसकी आउटपुट है जिसकी मदद से हम वेल्व को ओपन या क्लोज करें। डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप जो होता है वो किसी भी प्रोसेस लूप को डिज़ाइन और मॉडल करने के लिए वो ये है कि उस प्रोसेस को हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस प्रोसेस लूप को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। पीआईडी कंट्रोलर, प्रोसेस एंड सेंसर। जो वेल्व है वो पीआईडी कंट्रोलर और सेंसर के दरमियान में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि पीआईडी फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। पीआईडी के 3 काम हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। अगर इसको मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कुछ इस तरह की डायग्राम हमारे पास आती है, PI&D। पी की जो टर्म है वो हमारे पास एरर को करंट टाइम में मिनिमाइज करने में मदद देता है और इंटीग्रेटर हमारे पास पास्ट हिस्ट्री हमें बताता है जिसकी मदद से वो एरर जो पी टर्म की वजह से रह गया है उसको ख़त्म करते हैं। और डी हमारे पास एरर को डेरिवेट करता है जिसकी मदद से हम ओवरशूट्स को कम करते हैं या फिर एरर की फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम सम करें तो हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह की आती है जिसमें Kp, Ki और Kd ट्यूनिंग पैरामीटर्स कहलाते हैं। इन ट्यूनिंग पैरामीटर्स को एडजस्ट करने से हम अपनी आउटपुट वैल्यू को अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू के मुताबिक अचीव कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो Ki, Kp एंड Kd आपस में रिलेट करते हैं। Ki को Kp और Ti से रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरह Kd को Kp इंटू Td से रिप्लेस किया जा सकता है। इन रिप्लेसमेंट को डालने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन आती है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से हम अपनी लूप को ट्यून कर सकते हैं जिसके में हमारे पास जो ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं वो K जो कॉमन गेन है, Ti और Td कहलाता है। अब हम प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं। ये पैरामीटर्स हमें सिमुलेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर प्रोसेस गेन कहलाता है। प्रोसेस गेन हमें रेशियो ऑफ पीवी चेंज और रेशियो ऑफ एमवी चेंज बताता है। पीवी की रेंज नॉर्मली हमारे पास स्केल की जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंसर है जो कि 0 डिग्री टू 100 डिग्री की रेंज रखता है।
हमने ये जानना है कि इस वक्त इसमें कितनी चेंज आई है, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री। सिमिलरली MV जो है वो नॉर्मली परसेंटेज में होता है, इसकी रेंज 0% से 100% होती है। सेकंड पैरामीटर हमारे पास टाइम कांस्टेंट कहलाता है। टाइम कांस्टेंट हमें स्पीड ऑफ रिस्पांस मेजर करने में हेल्प देता है, या मोर फॉर्मली अगर इसे डिफाइन किया जाए तो ये हमें यह बताता है कि PV कितने टाइम में फाइनल वैल्यू की 63.2% अचीव करता है। तीसरा पैरामीटर डेड टाइम कहलाता है। डेड टाइम हमें यह बताता है कि अगर हम MV को चेंज करें तो कितने टाइम बाद PV अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। ग्राफिक की मदद से अगर हम इसको देखें तो ब्लू यहाँ पे MV को रिप्रेजेंट कर रहा है और पिंक कलर की जो कर्व है वो PV को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं स्टेप चेंज करूँ MV में तो मेरे कितने टाइम बाद जो है PV अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, इस टाइम को यहाँ पे डेड टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और मेरे पास PV जो है वो फाइनल वैल्यू की 63.2% कितने टाइम में अचीव कर रही है वो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम आते हैं सिमुलेशन की तरफ। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में जो कि कंबस्टन पे बनाई गई थी उसमें देखा था कि हमने मल्टीपल लूप्स के साथ खेला था। अभी हम एक पार्टिकुलर लूप को देखेंगे कि वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ये हमारे पास एक बेसिक सिमुलेटर है। इस सिमुलेटर में हम अपनी की पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करके ये देख सकते हैं कि प्रोसेस का बिहेवियर कैसा है। इन पैरामीटर्स की मदद से हम डिज़ायर आउटपुट अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मौजूद हैं जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े। प्रोसेस गेन, लैग एंड डिले। टाइम कांस्टेंट को लैग भी कहा जाता है और डेड टाइम को डिले भी कहते हैं। PID के 3 पैरामीटर्स कंट्रोलर गेन, इंटीग्रल टाइम एंड डेरिवेटिव को चेंज करने के साथ हम प्रोसेस में बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट हम लेट्स से प्रोसेस गेन को चेंज करके देखते हैं। आपने देखा कि प्रोसेस का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस प्रोसेस का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से जाना जाता है। मल्टीपल पैरामीटर्स को कैसे चेंज करना है, किन वैल्यूज़ में रखना है, हमारी एक्सेप्टेबल रेंज क्या है, ये मल्टीपल टीम्स बैठ के डिसाइड करते हैं। आइए हम अब अपनी सिमुलेशन को एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में देखते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक TT185 है जो कि सेंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अपनी वैल्यू हीटर या फर्नेस से ले रहा है। TC185 PID कंट्रोलर है जो कि हीटर के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। TB185 वो वेल्व है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम आउटपुट में एक स्टेप चेंज लाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 60 की जगह 70 वैल्यू डालते हैं जो कि ऑलमोस्ट 10% है। इस 70 की वैल्यू हमारे प्रोसेस पे इफ़ेक्ट डाल रही है। इसको विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं एक चार्ट की मदद से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेड टाइम जो कि ऑलमोस्ट 3 सेकेंड है और टाइम कांस्टेंट जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 7 सेकेंड है यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इन दोनों को सम अप करें तो हमारे पास 7 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 10 सेकेंड बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने अपने रेट को जो कि इंटीग्रल की वैल्यू है उसको 10 रखना है। यहाँ पे 10 इसकी वैल्यू ऑलरेडी सेट है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ एडवांस सेटिंग भी इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जो कि हम अपने समर इंटर्नशिप में कुछ बच्चों को सिखाएंगे। हम अपने प्रोसेस में कुछ मज़ीद मैनिपुलेशन करते हैं ताकि हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले हम गेन को मिनिमम लेवल पे ले जाते हैं ताकि हम प्रोसेस को विजुलाइज कर सकें कि इसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। विजुलाइजेशन के लिए सबसे पहले हम अपनी लूप को मैनुअल से ऑटो मोड में डालेंगे। सेट पॉइंट में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 150 वैल्यू डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रही है और इसके ऊपर प्रोसेस पे फ़र्क पड़ रहा है। इसको हम ग्राफ में देखते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
आप देख रहे हैं कि मेरे पास वैल्यू जो है वो सेट पॉइंट के करीब आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें फ़र्क है। इस एरर को मज़ीद मिनिमाइज़ करने के लिए हम गेन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सेट पॉइंट और पीवी आपस में मैच कर रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एरर रहता है, तो हम मज़ीद अपने गेन को बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं एरर और सेट पॉइंट में फ़र्क है। हम गेन की वैल्यू मज़ीद थोड़ी सी बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले सेट पॉइंट को थोड़ा चेंज करते हैं। हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सी स्मूथ होना शुरू हो गई। चार्ट पे देखते हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्मूथनेस ज़्यादा हो गई है। हमारा जो पीवी है वो एसपी को अप्रोच करना शुरू हो गया है, जो कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा गेन मज़ीद करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि फाइन ट्यूनिंग की जा सके। वैल्यूज़ मज़ीद स्मूदर होनी चाहिए। सेट पॉइंट को थोड़ा मज़ीद चेंज कर देते हैं। वैल्यूज़ स्मूथ हो गई हैं थोड़ी बहुत। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। तो इस तरह हम अपने वैल्यूज़ चेंज करके अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कैलकुलस क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, इसका एकेडमिक या रिसर्च पर्सपेक्टिव, क्या ये प्रैक्टिकली हमें किसी काम में आता है या नहीं, और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ विज़िट करें mentors.leanautomation.com।